नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 29 जुलाई 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज से। फर्स्ट आर्टिकल है कि यूएसए के फेडरल रिजर्व मतलब सेंट्रल बैंक ने वहाँ पर इंटरेस्ट रेट और राइज़ की है। ठीक है, उसकी वजह से यूएसए की इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में है। देखो, मुद्दा जो है वो ये कि अभी यूएसए में लगभग पिछले 40-45 सालों की हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट चल रही है। आपको पता है इन्फ्लेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर लगातार टाइट पॉलिसी बनाई जा रही है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट राइज़ की जा रही है, जिसमें आप देख सकते हो फेडरल फंड्स रेट एफएफआर बोलेंगे जिसको हम, वो 75 बेसिस पॉइंट से और बढ़ा दी। 75 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.75%। ठीक है, तो ऐसे में ये जो एग्रेसिव मॉनेटरी स्टांस, दैट मीन्स इस तरीके से इंटरेस्ट रेट राइज करने का जो काम है वो यूएसए में लगातार फेडरल रिजर्व करता चला जा रहा है। इसकी वजह से यूएस इकोनॉमी जो है उसकी जीडीपी है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है पिछले 2 क्वार्टर्स से लगातार। इसके आगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो एफएफआर है इसका मतलब क्या है। ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट होती है जिसमें कॉमर्शियल बैंक्स एक दूसरे से जब वो उधार लेते हैं तब उनको देनी पड़ती है। ठीक है, एक तरीके से एक बैंक है एक्स, दूसरा बैंक है वाई, जब इन दोनों में से किसी को भी ज़रूरत होगी तो एक दूसरे से पैसे लेंगे उधार, तो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट देना होता है। तो ये 0% से 0% हुआ करती थी, जो कि बढ़कर के 2-2.5% से भी ज़्यादा भी कर दी गई है। तो ये होती है एफएफआर। अब देखो, सीधी सी बात है कि जब फंड्स ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल होंगे तो कंज्यूमर्स के ऊपर भी फिर सीधी सी बात है इंटरेस्ट रेट राइज होगी, और इंटरेस्ट रेट राइज होने से क्या होगा, लोग जल्दी से लोन नहीं लेंगे, और लोन नहीं लेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में रुकने का मतलब हो गया पैसा ना होना और डिमांड का रुकना। और डिमांड रुकने से एक तो फ़ायदा क्या होता है, वो ये कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो पाती है। देखो, डिमांड इन्फ्लेशन 2 वजह से होती है। एक तो सप्लाई साइड अगर शॉर्टेज पड़ जाए, ठीक है, और दूसरा डिमांड अगर बढ़ जाए। तो फिलहाल जो बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स के हाथ में डिमांड को कंट्रोल करना अपनी तरफ से रहता है। सप्लाई साइड के लिए तो गवर्नमेंट काम करे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़वाए, या जो इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करे, तब जाके सप्लाई साइड थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो। बट यहाँ पर बैंकों के हाथ में रहता है मनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, और मनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का मतलब क्या हो जाता है कि आप लोगों के हाथ में पैसा अगर ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल कर सकते हो इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके, जिससे कि जिनके पास ज़्यादा है वो तो डिपॉजिट करके इंटरेस्ट अर्न करेंगे, और जिन लोगों के पास पैसा कम है वो जल्दी से लोन नहीं लेंगे, या फिर लोन लेने से थोड़ा सा एक तरीके से हिचकेंगे। तो उससे क्या होगा, मनी सर्कुलेशन रुक जाता है। तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो गया, ये तो प्लस पॉइंट है। पर नुकसान क्या होता है, एक इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक जाती है, जिसकी वजह से एक तरीके से वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रुकने से जीडीपी कंप्रेस होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। और कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर लगातार 2 क्वार्टर्स में बैक टू बैक जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसी परिस्थिति को क्या बोल दिया जाता है, रिसेशन। अगर हम टेक्निकल वर्ड्स की बात करें तो अगर हम रिसेशन, मंदी की अगर डेफिनेशन की बात करें ना, तो सबसे कॉमन डेफिनेशन तो ये बताई जाती है कि लगातार अगर 2 क्वार्टर्स में किसी भी देश की जीडीपी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसको क्या बोल देंगे कि वो इकोनॉमी, वो जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में एंटर हो गई है, ये कहा जाता है। इसके पीछे कैसे देखा जाता है कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर गई कि नहीं कर गई। सबसे पहला पॉइंट तो जॉब लॉस, दैट मीन्स बेरोजगारी बढ़ना। दूसरा, इनकम है वो लोगों की कम होना। जब इनकम कम होगी तो फिर कंजम्पशन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें जब कम होती हैं, बेरोजगारी बढ़ना, इनकम का कम होना और कंजम्पशन भी कम होना, यही जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है। पर कुछ ऑब्जर्वर्स का ये कहना है कि आप जिस तरीके की डेफिनेशन की बात कर रहे हो वो डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि यूएसए में ट्रेंड बोले थोड़ा सा डिफरेंट है। जीडीपी तो बेशक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कि पिछले 2 क्वार्टर्स की बात करें तो उसमें फर्स्ट क्वार्टर तो 1.6% से कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी जीडीपी, और सेकंड क्वार्टर में 0.9% से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस की जीडीपी जो है वो रिसेशन में चली गई। अब उनका क्या आर्ग्यूमेंट है, अब वो देखते हैं। देखो, जो लोग ये कह रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी रिसेशन में नहीं जा रही है, वो वही है जो वहाँ पर ऑफिशियल्स डिप्लॉयड है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जे पॉवेल, एक तो उनका, और दूसरी तरफ जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी इन यूएस जेनेट येलन, इनका कहना है कि भाई
रोजगार की बात की जाए तो बोले यूएस में पिछले एक साल की अगर बात करें, 2022 का जो फर्स्ट हाफ है उसमें हमने लगभग 27 लाख नई जॉब्स क्रिएट की हैं। आप कैसे बोल सकते हो कि हमारे यहाँ पर रिसेशन है? क्योंकि डेफिनेशन में हमने पहली चीज़ यही तो देखी थी ना कि बेरोजगारी बढ़ती है। हाँ, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, डिमांड थोड़ी रुक रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट राइज हो रही है, बट जॉब्स क्रिएट हुई है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ये चीज़ देखो कि यूएस इकोनॉमी को आप रिसेशन में जाती हुई नहीं बता सकते। इसके अलावा जो यूएसए में NBER है, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, उसके हिसाब से अगर देखें तो ऐसे में NBER जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिले ना, तब आप रिसेशन की बात करो। ठीक है, साथ में ये भी देखने की ज़रूरत होती है कि जो मंदी आ रही है उसकी डेप्थ कितनी है, डिफ्यूजन कितना है और ड्यूरेशन कितना है। केवल 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में जीडीपी के कॉन्ट्रैक्ट करने से काम नहीं होगा। आप ये भी देखो कि इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस हद तक रुक चुकी हैं, कितने सिटीज़ का कवरेज उसमें है, कितने लोग, कितनी पॉपुलेशन पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है और कितने लंबे समय तक वो चल रही है। ये चीज़ें देखोगे ना, तब जाकर के पता पड़ेगा कि एक इकोनॉमी जो है वो वाकई में रिसेशन में एंटर हो रही है या नहीं। तो ये चीज़ें यूएसए की जीडीपी में बिल्कुल भी फुलफिल नहीं हो रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यूएस इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से रिसेशन में एंटर हो चुकी है। जैसे आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करो तो जीडीपी में वहाँ पर देखोगे ना तो बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं एक जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। वैसे हम सेक्टर वाइज डिवाइड भी करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी से भी आप क्वार्टरनरी, क्वीनरी ऐसा डिवाइड कर सकते हो। तो बोले इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड करो। दूसरा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का वॉल्यूम कितना कम हुआ है वो आप परसेंट में देखो। इसके अलावा कि आप ये भी तो देखो ना कि पिछले जॉब क्रिएशन को, कि किस लेवल तक जॉब क्रिएट हुई है यूएसए में, है ना। और दूसरी, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, दैट मीन्स आप 6 महीने के बेसिस पे आप कैसे एक इकोनॉमी को रिसेशन में जाते हुए देख सकते हो। एक लंबा टाइम होना चाहिए उसमें। और इसके अलावा वहाँ पर जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन का बिहेवियर है उसको आप समझो, तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि ऐसा कुछ अभी ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। अब देखो बात आ जाती है कि इंडिया पर क्या इम्पैक्ट है यूएस के फेडरल रिजर्व के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट राइज की जा रही है। देखो हमें तो ये बार बार पता ही है कि इंडिया से पैसा निकाल करके इन्वेस्टर्स यूएस की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उनको रिटर्न अच्छा मिल रहा है। इसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारा रुपी जो है वो डेप्रिशिएट कर रहा है। तो ऐसे में फेडरल रिजर्व जब इंटरेस्ट रेट हाइक करता है तो आरबीआई पे भी प्रेशर बनता है कि आरबीआई को भी मजबूरन रुपी को मेंटेन रखने के लिए इंटरेस्ट रेट राइज़ करनी पड़ेगी। और जब इंटरेस्ट रेट राइज़ की जाएगी तो फिर आप जानते हो कि इकोनॉमी की ग्रोथ पर हमारे असर पड़ेगी। क्यों? लोगों के हाथ में पैसा कमाएगा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से, और फिर वो कैसे कंज्यूम करेंगे। जब कंजम्पशन नहीं होगा तो कैसे डिमांड नहीं बनेगी, तो कैसे सप्लाई होगी, सप्लाई नहीं होगी तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए जॉब कैसे क्रिएट होगी। तो ये प्रॉब्लम जो है बनती रहती है। और कल की ही हमने बात की थी कि कैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने और जो अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिलीज़ की है उसमें इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो रिड्यूस कर दी है, तो ऐसे में डाउनग्रेड की है। तो ऐसे में हमारे लिए तो देखो प्रॉब्लम है इसमें, नो डाउट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि लोकसभा और राज्यसभा से एमपीज को सस्पेंड किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या तो वजह है, कौन इसमें पावरफुल अथॉरिटी होता है जो कि डिसाइड करता है एमपीज को सस्पेंड करने की जो पावर होती है वो। तो इस आर्टिकल में देखो मुद्दा जो है हम टू द पॉइंट बात करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि लोकसभा में से कितने मेंबर्स को सस्पेंड किया है, कौन सी पार्टी के हैं। डेफिनेटली वो अपोजिशन पार्टीज़ के हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब देखो जिसमें कांग्रेस भी है, आप भी है, ये आ गए सारे। अब देखो इसमें मुद्दा क्या है। देखो कि एमपीज़ को इसलिए सस्पेंड किया गया है क्योंकि वो प्रोसीडिंग को डिसरप्ट कर रहे हैं, मतलब स्मूथ प्रोसीडिंग नहीं होने दे रहे, डिबेट प्रॉपर नहीं हो रहा है। दूसरा, एमपीज़ की डिमांड ये थी जो सस्पेंड हुई है उनकी, कि जो प्राइस राइज हो रही है, एक तो महंगाई बढ़ रही है और एक बोले जीएसटी रेट जो आपने राइज़ की है किन पे, जो असेंशियल कमोडिटीज़ है, जो हमने बात की थी ना कि जो पैकेज आइटम है फूड आइटम्स में उन पे भी 5% जीएसटी की बात कर दी, अब की बार इम्पोज कर दिया उसको। तो उसको लेकर के और महंगाई को लेकर के डिबेट करना चाहते हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। तो उन एमपीज़ ने फिर बाद में अपनी तरफ से कुछ ऐसी एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ कर दी जिसके चलते उनको एक तरीके से सस्पेंड कर दिया।
इस मॉनसून सेशन के रिमेनिंग टाइम के लिए। तो ऐसे में उन्होंने 54 घंटों के लिए 50 घंटों के लिए धरना पार्लियामेंट के बाहर लगा रखा है, जो आप फोटोज देख चुके होंगे अब तक तो, या फिर अभी देख लेंगे। अब देखो बात ऐसी है कि ये एमपीज डिसरप्शन क्यों करते हैं आजकल। देखो इसके 4 कारण बताए जा रहे हैं कि आजकल ये लेजिस्लेचर में इतने हुड़दंग क्यों हो रहे हैं, क्यों ये बीच बीच में डिसरप्शन आ रहा है, क्यों एमपीज को सस्पेंड किया जा रहा है, एमएलएज को सस्पेंड किया जा रहा है। तो हमारा कंटेक्स्ट है एमपीज पे अभी। देखो फर्स्ट कारण तो ये बताया जा रहा है कि एमपीज को प्रॉपर टाइम अवेलेबल नहीं हो पा रहा जिससे कि वो अपनी आवाज़ उठाए इंपॉर्टेंट मुद्दों पर। तो ऐसे में फिर उनको फिर केवल और केवल नारे लगाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन सूझता नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट जो है वो अनरिस्पॉन्सिव रहती है अगर ऑपोजिशन पार्टी कोई भी सवाल उठाती है। इवन जो ट्रेजरी बेंच है, जो लीडिंग जो स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, और ट्रेजरी बेंच जो कि बजटरी एलोकेशन को इनको देखने वाली होती है, वो भी कहीं ना कहीं रिटेलिएटरी पोस्चर लेकर के आती है। इसका मतलब कि ऑपोजिशन पार्टीज ने कोई बात बोल दी तो उसी बात को पकड़ के उनको काउंटर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे एक दूसरे से बात मतलब तर्क वितर्क में एक गजब की एक राइवलरी देखने को मिल जाती है। तीसरा कारण ये बताया जा रहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जानबूझ करके अपनी पब्लिसिटी करना चाहती हैं। तो ऐसे में वो जो एमपीज नंबर्स में कम है वो फिर वहाँ पर हो हल्ला करना शुरू कर देते, जिससे कि पब्लिक उनको अटेंशन पे करे कि अच्छा ये पॉलिटिकल पार्टी भी काम कर रही है, राइट। चौथा पॉइंट ये कि एक प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा था एमपीज के अगेंस्ट में। इसका मतलब वो एमपीज जो कि डिसरप्शन कर रहे हैं उनको सजा नहीं दी जा रही थी। तो ये 4 कारण है जिसकी वजह से ये बैक टू बैक पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। फिर नेक्स्ट ये सवाल आता है कि जब इतना कुछ हो रहा तो पार्लियामेंट ने भी कुछ तो किया ही होगा। देखो बेसिकली पार्लियामेंट में कब क्या डिबेट होगा, क्या मुद्दा होगा, वो सारी चीज़ें और इवन कैलेंडर जो है पार्लियामेंट का, वो पार्लियामेंट खुद डिसाइड नहीं करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसलिए पार्लियामेंट में किसी मुद्दे पर कौन डिस्कस करेगा, कौन कितना बोलेगा, ये एक्चुअल में डिसीजन कौन डिसाइड करेगा, ये डिसीजन किसका रहता है, गवर्नमेंट का। अगर हम मेजरली देखें तो उस केस में जो मुश्किलें हैं वो यहीं पे बन जाती है। क्यों? कि गवर्नमेंट उन्हीं मुद्दों को हाईलाइट करती है, उन्हीं मुद्दों को डिबेट के लिए ओपन करती है जिन मुद्दों पे गवर्नमेंट खुद कंफर्टेबल हो। तो ऐसे में ये जो इशू है ये मुश्किलें पैदा कर गया। जबकि एक देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव्स और पार्लियामेंट लेजिस्लेचर दोनों के बीच में सेपरेशन होना चाहिए ना। लेजिस्लेचर अपने हिसाब से पावर वो फंक्शनिंग डिसाइड करे, कैलेंडर डिसाइड करे, बट यहाँ पर थोड़ा सा हमारे यहाँ पर वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, किन मुद्दों पर डिबेट होगा, ठीक है। पिछले 70 साल से जब से हमारी पार्लियामेंट काम कर रही है तब से अभी तक ये जो एजेंडा है कौन सा कि पार्लियामेंट में किस मुद्दे पर डिस्कशन किया जाएगा, इस एजेंडा पर ऑपोजिशन पार्टीज का कोई भी रोल नहीं आता डिसाइड करने में, जबकि आना चाहिए क्योंकि वो भी लेजिस्लेचर का पार्ट है, वो प्रॉपर नहीं है। दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अनइंटरप्टेड मैनर में काम करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। देखो जनरली अगर देखा जाए तो जो रूलिंग पार्टी है वो और रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करने वाली कोalition पार्टीज हैं वो, उन्हीं को प्रॉपर टाइम मिलता है अच्छे से बोलने के लिए। बाकी ऑपोजिशन पार्टीज को इतना अच्छे से सपोर्ट नहीं मिलता है बोलने के लिए, स्पेस भी इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। 2001 में लोकसभा के जो स्पीकर थे उस टाइम पे, ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से डिसाइड किया था कि जो भी एमपीज पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन को अगर ब्रेक करेंगे तो फिर उनके खिलाफ में थोड़ी बहुत कार्रवाई करने की नौबत आई तो की जाएगी। यहाँ से थोड़ी बहुत शुरुआत हो जाती है एमपीज को कंटेन करने की। और वो डिसीजन कौन लेगा? स्पीकर खुद। इसका मतलब अब थोड़ा सा गवर्नमेंट से हट करके और अब स्पीकर के पास में थोड़ी सी पावर आ गई। अब स्पीकर हैं बेसिकली हमारे यहाँ पर कौन बनते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है ना उसी के एमपी होते हैं, पर हाँ वो उस टाइम पर एक न्यूट्रल मैनर में काम करने वाले इंडिविजुअल बन जाते हैं, ठीक है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा को थोड़ी सी पावर मिलती है, पर हाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि राज्यसभा में काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर आगे बात आ जाती है कि एमपीज को सस्पेंड करने का अधिकार किसके पास है और कितने समय तक। देखो पार्लियामेंट की स्मूथ फंक्शनिंग को लेकर के जब से पहली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1952 से, तब से बहुत सारे रूल्स हैं वो बन चुके हैं जिन रूल्स को फॉलो किया जाता है पार्लियामेंट में। जैसे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी होंगे वो एमपी को डायरेक्ट कर देंगे कि भाई
आप यहाँ पर ऑर्डरली कंडक्ट को बिगाड़ रहे हो तो आप या तो अपने आप को कंट्रोल में कर लो। तो एक तरीके से उनको क्या दे दी, वार्निंग दे दी। अगर वो बैक टू बैक ही लगातार ही अपनी तरफ से डिसरप्शन क्रिएट कर रहे हैं तो उस एमपी का नाम तक भी बोल दिया जाएगा कि फला फला एमपी है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिर उसके बाद में अगर वो एमपी लगातार ही प्रॉब्लम किए जा रहा है तो क्या किया जाता है, उसको फिर सस्पेंड कर दिया जाता है, या तो 5 दिन के लिए, या फिर जो सेशन चल रहा है, जैसे अभी मॉनसून सेशन चल रहा है तो ऐसे सेशन में बचा हुआ जो टाइम हो उस पूरे टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस रहता है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करते हैं। ये चीज़ राज्यसभा में भी एग्जैक्टली एप्लीकेबल है ऐसी कैसे, और लोकसभा में भी एप्लीकेबल है। 2001 की बात करें, जब जीएमसी बालियोगी लोकसभा स्पीकर थे तो उन्होंने अपनी तरफ से डिसऑर्डरली कंडक्ट को डील करने के लिए, मतलब इस तरीके से जो एमपी बिल्कुल वेल में उतर जाते हैं, पैम्पलेट्स उड़ाने लग जाते हैं, नारे देने लग जाते हैं, उनको कंटेन करने के लिए सीधा नाम तक बोलना शुरू कर दिया था। 5 दिन के लिए या सेशन का जो बचा हुआ पार्ट है उसके लिए सस्पेंड करना वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा में अगर देखा जाए तो इस तरीके से प्रोविज़न नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो यहाँ पर ये कि पहले तो ये सिस्टम था कि जो हाउस है वो रेजोल्यूशन पारित करेगा एमपीज को सस्पेंड करने के लिए। समझ रहे हो, हाउस पहले सस्पेंड करेगा, एमपी का नाम आ गया, उसमें रेजोल्यूशन आ जाएगा, रेजोल्यूशन के बाद में एमपी को रिमूव किया जाएगा। इसका मतलब लेजिस्लेचर खुद डिसाइड करेगी कि जो एमपीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको जो एक बार सस्पेंड कर दो उस पर्टिकुलर सेशन के लिए। पर अब क्या हो गया, स्पीकर ने सारी पावर अपने हाथों में ले ली। तो लोकसभा में तो अब स्पीकर का फाइनल डिसीजन होता है और वो सस्पेंड कर देते हैं, भेज देते हैं। पर ये राज्यसभा में अभी तक भी ऐसा नहीं है। अभी तक भी इस प्रोसीजर में राज्यसभा का खुद का रोल बनता है। इसके आगे आर्टिकल 122 में क्या प्रोविजन है, देखो सीधा सा ये है कि किसी भी एमपी के खिलाफ में कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेता है पार्लियामेंट में तो उस मुद्दे को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जाओगे, क्योंकि वह मुद्दा लेजिस्लेचर का है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन बोले फाइनल होगा। पर अभी तक देखा जाए तो लेजिस्लेचर के मुद्दों पर कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर कोर्ट ने भी अपनी तरफ से ओपिनियन दिया है। जैसे यहाँ पर अभी देखिए 2021 का जो मॉनसून सेशन था उसमें महाराष्ट्र की जो विधानसभा है उसमें 12 बीजेपी एमपीज को सस्पेंड किया गया था। मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जो सस्पेंशन आपने किया ये गलत है। ऐसे में फिर उन बीजेपी के 12 मेंबर्स को फिर से मौका मिला था वहाँ की असेंबली में बैठने का। तो कोर्ट का इंटरवेंशन आया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का। बाकी ज़्यादातर केसेस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो डिसाइड कर दिया उस पर कोई सवाल उठता नहीं है। अब बात यह है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में क्या डेडलाइन या जो एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, दोनों मतलब रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी दोनों के बीच में अगर कोई चीज़ को लेकर के मुद्दा खिंच रहा है तो उसको सेटल करवा सकते हैं। देखो वैसे तो देखा जाए तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी खुद ही सेटल करे तो ठीक रहता है, पर फिर भी अगर देखें तो 14th लोकसभा जो 2004 से 2009 जिस टाइम पर यूपीए की फर्स्ट गवर्नमेंट चल रही थी, ठीक है, मनमोहन सिंह जी के अंडर में, तो उस टाइम पर अपनी तरफ से बहुत बार कोशिशें की गई थी, क्योंकि उस टाइम पे ना तो कांग्रेस के पास में फुल मेजोरिटी थी ना बीजेपी के पास में फुल मेजोरिटी थी। तो आज जो कांग्रेस के एमपीज काम कर रहे हैं ना वो काम उस टाइम के बीजेपी के एमपीज किया करते थे, लगातार हाउस की प्रोसीडिंग को डिसरप्ट करना। और सीटें भी कांग्रेस के पास में 190 या 192 142 समथिंग, मुझे फिगर याद नहीं आ रहा। तो कांग्रेस के पास में बस इतना सही है कि फिगर ज़्यादा था पर मेजोरिटी नहीं थी, तभी तो यूपीए कोalition बना था। और बीजेपी के पास में भी 100 से ज़्यादा सीटें थी, तो इसका मतलब अपोजिशन भी अच्छा खासा स्ट्रांग था। तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आती थी। और उस टाइम पर वो जो लोकसभा के जो स्पीकर थे सोमनाथ चटर्जी, उन्होंने अपोजिशन पार्टीज़ को ये कहा था कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो आप लिखित में प्राइम मिनिस्टर को या जो ट्रेजरी बेंच है उसको लिख करके दे दो, फिर जिससे कि आपकी प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट कर दे। आप इस तरीके से मतलब डिस्ट्रप्शन करोगे हाउस की प्रोसीडिंग में तो ठीक नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिस्प्यूट्स को पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑल पार्टी मीटिंग जब होती है या फिर उनकी खुद के लेवल पे डिसाइड कर ली जाए तो ठीक है। उसमें अगर स्पीकर इंटरवीन करेंगे तो स्पीकर का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टैंड हो जाएगा। और स्पीकर एक तरीके से क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भाई, लोकसभा की स्पीकर की जो पोजीशन है वो, है ना। तो जो चाहे रूलिंग पार्टी के ही मेंबर क्यों ना हो पर वो स्पीकर की पोस्ट पे काम करते हैं न्यूट्रल मैनर में।
करना होता है उनको, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करता है। अलग अलग डेवलपमेंट्स हमने देखे, जीएमसी बालयोगी जी ने क्या करा और इधर सोमनाथ चटर्जी ने क्या स्टेटमेंट दिए, और अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें क्या प्रोविज़न है वो थोड़ा सा हमें देखना था, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए सीधे इकोनॉमी पेज पे। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बीएसएनएल को बूस्टर दिया जा रहा है, सपोर्ट दिया जा रहा है इकोनॉमिकली, उसके पीछे कारण क्या है? पहली चीज़ तो कि बीएसएनएल के चलते गाँव में मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना पॉसिबल होगा। दूसरी चीज़, इंडिजिनस कंपोनेंट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं बीएसएनएल में। इससे क्या है कि कल को न कोई सिक्योरिटी इशू आए तो वहाँ पर हम जो एक तरीके से देखा जाए तो बीएसएनएल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मुद्दे को थोड़ा डिटेल में बताता हूँ क्या है। देखो, गवर्नमेंट ने वेंसडे को 1.64 लाख करोड़ रुपए का बूस्टर शॉट अलोकेट किया है। किसके लिए? भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए। अब देखो इसमें क्या काम होगा। एक तो 4G नेटवर्क डेवलप करना, दूसरा बैलेंस शीट जो है बीएसएनएल की उसको डी स्ट्रेस करना, क्योंकि बीएसएनएल के कंज्यूमर का बेस थोड़ा डाउन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बीएसएनएल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं रही है, ठीक है। तो इस केस में गवर्नमेंट ने ये अपनी तरफ से सपोर्ट दिया है, और साथ में अभी 4G अपग्रेडेशन करना है, फिर 5G पर भी लेकर के जाना है। तो बेसिकली बीएसएनएल एक गवर्नमेंट की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है कॉन्टेक्स्ट। अब देखो गवर्नमेंट किस तरीके से पैसा खर्च करेगी वो देखें। तो गवर्नमेंट का पहला टारगेट तो ये है कि जहां पर भी एक तो 4G के लिए जो भी स्पेक्ट्रम अलोकेशन होगी, उस अलोकेशन में सीधी सी बात है, जब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो गवर्नमेंट को भी तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा ना, कि जिस फ्रिक्वेंसी बैंड या जिस स्पेक्ट्रम पे आप कम्युनिकेशन प्रमोट करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको अपने इक्विपमेंट, अपने डिवाइसेस डेवलप करने पड़ेंगे। तो एक तो पॉइंट ये है। दूसरा, 4G नेटवर्क डेवलप करना है। तीसरा, कि कॉमर्शियली वायबल बनाना है इस कंपनी को। कैसे? कि देखो, गाँव में कनेक्टिविटी के लिए अभी भी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है वो इतनी ज़्यादा एनकरेज, मतलब इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। तो गाँव में कनेक्टिविटी देनी है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज देनी है, उसके लिए बीएसएनएल एक ऑप्शन बचता है। इसके अलावा टेलीकॉम डिपार्टमेंट की बात करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है, तो वो बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों को एक लंबी रेस का घोड़े के तौर पे देख रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि एयर इंडिया को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेच दिया, गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी, जबकि बीएसएनएल को बूस्ट मिल रहा है। तो ये तो एक तरीके से यू टर्न हो गया कि प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी की बजाय आप तो कैपिटलिज्म की बजाय आप तो सोशलिज्म की तरफ जा रहे हो। तो इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज अगर देखा जाए तो बीएसएनएल में जितने भी कस्टमर्स हैं उनमें लगभग 36% कस्टमर तो रूरल एरियाज से हैं, जहां पर कनेक्टिविटी देना अपने आप में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बिल्कुल भी एक तरीके से एनकरेज फील नहीं करती है। दूसरा, लो इनकम कंज्यूमर ज़्यादा हैं जिनको कनेक्टिविटी देना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आज हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर डिजिटल कनेक्टिविटी गाँवों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन वायबल होने के बावजूद भी गवर्नमेंट वहाँ पर बीएसएनएल में इन्वेस्ट कर करके रिमोट रूरल एरियाज तक भी कनेक्टिविटी देना चाहती है। इसके अलावा बीएसएनएल डोमेस्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब ज़्यादातर जितना भी मटेरियल बीएसएनएल में यूज़ होता है ना, जितने भी इक्विपमेंट कंपोनेंट्स, वो सारे इंडिया के ही बने हुए हैं। तो उसमें क्या है, सिक्योरिटी रिस्क नहीं रहेगा। कल को ना मान लो कि चाइना की कोई कंपनी से हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, वो हमने लगा दिए और चाइना फिर उनको हैक करके और हमें ब्लैकमेल करे। तो ऐसे में बीएसएनएल जो है वो गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट डोमेस्टिकली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पर डिपेंडेंट है। तो एक तरीके से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। 4G सर्विस लॉन्च करनी है, 5G सर्विस लॉन्च करनी है, इसके लिए भी फिर काम करना है। इसके अलावा जहाँ पर हम देखें जैसे बॉर्डर एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मुद्दे रहते हैं, एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया जैसे ये नक्सलवाद से पीड़ित जो एरिया है, वहाँ पर भी कनेक्टिविटी देने के लिए कोई प्राइवेट कंपनी जल्दी से रेडी नहीं होती है। तो इस चक्कर से बीएसएनएल अपने आप में एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट कंपनी है गवर्नमेंट के लिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में कॉमर्स, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशंस और एक और पॉइंट मैं भूल रहा हूँ वो और आ जाता है। इन चारों चीज़ों को पकड़ के वो रखते हैं। इन चीज़ों पे बिल्कुल भी अपनी कमांड वीक नहीं होने देते, ठीक है। यूएसए के फेडरल रिजर्व की बात कर लो,
वहाँ पर भी कॉमर्स, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, इन पर फेडरल गवर्नमेंट की पकड़ है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज आप देखो, इंटरनेट सस्पेंड करना पड़ता है बार बार, कहीं पर छोटा मोटा कहीं भी कोई भी रायोट या दंगे शुरू हो जाते हैं तो उस केस में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपनी पकड़ को वीक नहीं पड़ने देना चाहती। और कल को ना कम्युनिकेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही सारा सिस्टम चल रहा है, आपको भी पता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। फिर इसके आगे बात करें तो एक न्यूज़ और है, वो ये कि ट्विटर ने, देखो आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में एक केस दायर किया हुआ है कर्नाटका हाई कोर्ट में। तो वहाँ पर मुद्दा ये चल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार कोशिश करती है कि ट्विटर पे कुछ अकाउंट्स को बैन कर दिया जाए, कोई भी पोस्ट है उसको डिलीट कर दिया जाए। तो वो मुद्दा जो चल रहा है वो सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के ऊपर बेस्ड है, जिसमें क्या कहा जाता है कि भाई सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, नेशनल इंटरेस्ट को अगर हार्म पहुंचाने वाला कोई भी कंटेंट अगर शेयर किया जाता है तो उस केस में गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है उस सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को कि भाई उस कंटेंट को आप डिलीट करो या उस अकाउंट को सस्पेंड करो, जो कि नेशनल इंटरेस्ट या देश हित में नहीं है। तो ट्विटर का एलिगेशन ये है कि इंडिया में बोलो बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके से सस्पेंड करने की कि अकाउंट को डिलीट करो या फिर जो कंटेंट है उसको डिलीट करो। फिर हम वर्ल्ड पेज पे आ गए। लास्ट न्यूज़ है मनीषा रोपेटा, ये देखो पाकिस्तान की फर्स्ट हिंदू वुमेन डीएसपी बनी है। ठीक है, अब ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में पहली बार हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी से कोई पुलिस रैंक में इतने हाई लेवल पे पहुंचा है। ठीक है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी बनी है ये। ओके, सिंध प्रांत, ठीक है, कराची वाला जो है ना, वो जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। और इनका ये कहना है कि विमेन सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विमेन ऑफिसर्स को मतलब एक तरीके से अपलिफ्टमेंट मिले। ठीक है, तो ये नाम ज़रूर याद रख लेना, मनीषा रोपेटा। ठीक है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है यूपीएससी में, और बाकी जो एग्ज़ाम स्टेट लेवल पीएससीज हैं वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। डिस्कशन यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।